प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन किए जा रहे विभिन्न विषयों पर 7 सत्र आयोजित। जी हाँ, आपको बता दें कि सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आज दूसरे दिन देर शाम तक 7 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न विषयों पर आधारित रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर में राष्ट्रीय ध्वज आदि विषय मुख्य रूप से रहेंगे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज शिविर में रखे गए विषयों पर तमाम जानकारी दी। देखिए, जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था। नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बड़े आराम से समझ में आए, और मुझे लगता है कि उससे हम जब प्रैक्टिकल जीवन में जो कार्यकर्ताओं से व्यवहार करते हैं, जनता से व्यवहार करते हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अभी जो दूसरा विषय जो महेश कुमार जी ने लिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो बहुत ही विषय बहुत गूढ़ विषय था, पर हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली कि हमारे देश के बारे में जिस तरह की और विदेशों में सारी बहुत अच्छी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि ऐसे जो हमारे जितने भी और भी सत्र होंगे उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। देखिए, पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था। आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती। और हर क्षेत्र में गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया जाता, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये मोदी सरकार की जो संकल्प से सिद्धि है, 100% लाभार्थी को जो योजना बनी उसका लाभ मिले। तो ये सारी बातें विस्तार से तो मैं बताऊंगा, लेकिन इन 8 सालों में चाहे वो देश का सम्मान हो, देश का खजाना हो, देश की सीमाएं हो, सब सुरक्षित हुई हैं और आम आदमी को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको वो सारी चीज़ें मिली हैं जिसके वो हकदार थे। और जो बीच में दलाली थी, करप्शन था, उस पर कैसे वार किया जाता है, वो डीबीटी से और जेम के माध्यम से उस लीकेज को भी समाप्त किया गया है। तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा, हर वर्ग के जीवन में बदलाव आया है। और उस एक एक चर्चा पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि पिछले 8 सालों में जो बदलाव देखने को देश में मिल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे गांव-गांव में वो फाइबर केबल बिछाने की बात है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, विश्वविद्यालय इतनी बड़ी संख्या में बनाए हैं। पहले मेट्रो 5 शहरों तक सीमित थी, आज 27 शहरों में मेट्रो चली गई। आज पहले हवाई अड्डे 74 थे, आज 140 हो गए। आज ज़िले ज़िले में आप देखेंगे पासपोर्ट ऑफिस हो गए। आज हाईवे 12 किलोमीटर नहीं 38 किलोमीटर पर डे बनते हैं। मतलब क्षेत्र जो पूरे देश में जो बदलाव देखने को मिला है वो सबके सामने है और तेजी के साथ विकास हुआ सर। कि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में हमारे पास है, जिस पर हमको गर्व है। विपक्ष के पास शर्म से डूब मरने के लिए अतीत में हुए काले कारनामों से दाग भरा नेतृत्व है, जो आज तक उनका दाग धुला नहीं। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास, कार्यकर्ता विकास पर था।
उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आज से तो हिमालय। आप देखते होंगे भाषा अलग अलग है लेकिन साहित्य एक ही है। दक्षिण के और उत्तर के बाबा का प्रवचन एक ही होता है, उदाहरण वही हैं, कथाएँ वही हैं, देवता वही हैं। तो इसलिए कल्चरल नेशनलिज्म इस देश का आधार है और वही हमारे भी काम करने का आधार है। अभी का जो सत्र होने वाला है वो सत्र केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। जैसे 8 साल पहले लोग खुले में शौच मुक्त होने जाते थे, अब नहीं जाते, ये बदलाव है। 8 साल पहले ईंधन जो है वो सारा का सारा उपलों का, लकड़ी का था, अब जो है गैस का है। 8 साल पहले नल से जल हर घर में, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेवारी ईंधन की भी होती थी और पानी लाने की भी, चाहे 2 किलोमीटर से लाएँ चाहे 1.5 किलोमीटर से लाएँ। अब हर घर से में जल से नल पहुंचाया जा रहा है, नल से जल। तो वो जो महिलाओं पर बोझ था पानी भरने का, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी, उसमें बदलाव आया है। बिजली 18,000 गाँव में नहीं थी, वहाँ पहुँच रही है, ये बदलाव आया है। लोग इलाज कराने में संकोच करते थे धन के अभाव में, आयुष्मान कार्ड होने से उसमें बदलाव आया है। तो लोगों की ज़िंदगी में 8 साल में क्या परिवर्तन हुए वो एक सत्र होने वाला है। उसके बाद अब अमृत काल जब भारत का होगा 25 साल आगे का, उसके बारे में सोचने का एक सत्र आज है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी उस विषय को रखने वाले हैं। और उसके बाद 20 सतीश जी पहुँच गए हैं, वो विषय रखेंगे हमारी कार्य पद्धति और उसका वैशिष्ट्य। हमारी कार्यपद्धति में देश पहले है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति। हमारी कार्यपद्धति में सर्व समाज आगे है, जाति पीछे है। तो ये जो हमने एक अपने मानक तय किया है, जिसका आधार अपने कार्यकर्ताओं में उत्पन्न किया है, किसी पर भी दायित्व हो, छोटे कार्यकर्ता पे भी हो, तो तब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये जो हमारी कार्यपद्धति हमने विशिष्ट कार्यपद्धति डेवलप की है, उस पर भी एक सत्र भी सतीश जी का होने वाला है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो डिसीजन हुए हैं हैदराबाद में, उसकी जानकारी जो हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुनीता दुग्गल जी और संदीप सिंह जी वो देने वाले हैं कि हैदराबाद के फैसले क्या क्या हुए हैं। और देर रात को भोजन के बाद हमारे कुछ सीनियर कार्यकर्ता जिनको काम करते करते लगभग 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, ऐसे अपने ज़िंदगी के अनुभव सुनाएंगे। रामविलास शर्मा जी, गुलशन भाटिया जी, उनका अनुभव कथन होगा। विकास के एजेंडे पर हम 2014 में आए थे, गुजरात मॉडल हमने पूरे देश में बताया था और 19 में हमने कुछ नए मानक खड़े किए, जिसकी चर्चा मैं अभी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के रूप में कर रहा था। विकास सब आगे बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो देश के बहुत वर्षों से पेंडिंग मुद्दे थे। 370, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना, 3 तलाक जैसा विषय, तो ऐसे बहुत सारे नए विषय भी जो है इस समय में हमने जो है उनका समाधान किया है, उस पर आगे बढ़े हैं। तो हम जो जनता के हृदय के छूते हुए विषयों को लेकर आगे बढ़ता है वही दल आगे बढ़ता है। विपक्षी दल सवाल भी ना खड़े करें तो क्या करें? विपक्षी दलों को सवाल की बजाय अपना प्रशिक्षण करना चाहिए। लीडरशिप एक चलायमान, एक गतिमान तत्व है और लीडर को सदा सीखना पड़ता है, सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो दल सीखता रहता है वो आगे बढ़ता है। जिसका लीडरशिप कहीं रुक जाती है तो उनका विकास भी रुक जाता है। परिवारवादी पार्टियों के साथ यही संकट हुआ है कि वो कहीं ठहर गए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लगातार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए नेतृत्व कोई ऐसा तत्व नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया और हो गया। नेतृत्व चलायमान, गतिमान तत्व है जिसको लगातार आपको सीखना होता है। कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता अलग अलग बात रख रहे हैं और यहाँ बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए भी समय दिया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की शंकाएं होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो शिविर है यहाँ पर जो पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में बताया जाता है। देखिए ये जो है ये मैंने आपको बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर है,
ये हमारे संगठन में समय समय पर लगते रहते हैं। ये इसका कोई चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान है वो अपडेट रहे और लोगों को जो पार्टी की नीतियां हैं उन पर वो अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, इसलिए ये लगाए जाते हैं। और ऊर्जा मिलेगी यहाँ पर जो सीख के जा रहे हैं वो आगे जाके और कार्यकर्ताओं को बताएंगे और लोग विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। लोगों का जो विचारधारा के साथ जोड़ना होता है ये मुख्य ध्येय होता है कि लोग विचारधारा के साथ जुड़े। ऐसा कोई मामला मेरे सामने आया नहीं है, आएगा तो कार्रवाई करेंगे। जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। वो मिल रहे हैं, मिलना जुलना तो किसी को कोई मनाही है नहीं, ये मैंने आपको बताया कि इसको चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये कोई अभी कोई चुनाव सामने नहीं है और चुनाव को देख के चुनाव की नीति पर कोई विचार ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये तो सारा पार्टी की नीति के बारे में बताया। सर परिवार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा इससे परहेज किया है और हमेशा हमारी ये टैगलाइन रही है कि परिवारवाद की राजनीति देश से ख़त्म होनी चाहिए और परिवारवाद की राजनीति ने ही देश को ये इतना नुकसान पहुंचाया है। हमारी तो अगर राजनीतिक पार्टियों में माना जाए तो केवल हमारी ही पार्टी एक पार्टी है, बाकी जहाँ तो कुनबे हैं, जहाँ गैंग्स हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई ग्राउंड लेवल से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में बन सकता है क्या? क्या कांग्रेस में बन सकता है क्या? किसी और पार्टी में बन सकता है क्या? केवल एक और डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों को डिलीवरी केवल वही पार्टी दे सकती है जिसके अंदर खुद डेमोक्रेसी हो और वो हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी में है, किसी और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। विपक्ष का आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वो तो परिवारवाद के कारण ही उनको ये अवसर मिला हुआ है, उनकी काबिलियत के कारण नहीं मिला हुआ। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।